वो थोड़ा सा लैग के कारण मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। मैं पानी पीने लगा था तो उसके बाद रिकॉर्डिंग करना भूल गया। तो हम लोग 131 तक कर चुके थे, 131 के बाद 132 से फिर देखते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो ये कुमारगुप्त ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। ओके। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक को उसके सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसको समुद्रगुप्त को इसके सैन्य उपलब्धियों के कारण नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। ये इतिहासकार हैं, ये भी याद रखें। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी तट पे हुआ था? तो नर्मदा नदी तट पे हुआ था, ऊपर हमने देखा था। तो जब हर्षवर्धन मतलब पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध नर्मदा नदी तट में हुआ था, तो हर्षवर्धन नर्मदा नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पे पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोका और इनको हर्षवर्धन को हरा दिया। निम्नलिखित में हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट की प्रमुख रचना है कादम्बरी और हर्षचरित है। राजशेखर एवं को महीपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। ओके, राजशेखर को मतलब महीपाल और महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। राजशेखर की प्रमुख रचना काव्य मीमांसा और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं आर्यभट्टी एवं सूर्य सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने राजाओं शासकों को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के विजय के लिए 3 नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। और समुद्रगुप्त ने सिक्का को वीणा बजाते हुए मतलब समुद्रगुप्त ने उसके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ को किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। ओके। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के सप्तम श्लोक में समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों का उल्लेख वर्णित है। हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताना और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। तो इसका सही उत्तर है वेनचांग। वेनचांग जो एक चीनी यात्री था, उसने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम सियोक्यू में है। उसने वेनचांग हर्षवर्धन के दरबार में जो को देखा उसमें सारी चीज़ें उसी अंदर वर्णित हैं। हर्षवर्धन के दरबार में 2 लोग और रहते थे, बाणभट्ट और मयूख, जो प्रमुख विद्वान थे। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला और किस राजा का प्रेम कथा दर्शाई? तो दुष्यंत और इनकी प्रेम कथा दर्शाई गई है। इसका सही उत्तर है दुष्यंत। ओके। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य काल के शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल था। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? द्रविड़ है, नागर है, बेसर है और ये ऊर्ध्वका नहीं है। ओके। भारत में इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वका। भारत में मंदिर की स्थापना प्रमुख शैलियाँ द्रविड़, नागर, बेसर हैं। ये तीनों शैलियाँ हैं और ये शैली नहीं है। निम्नलिखित में किस भारतीय शहर की संबंध में संगम साहित्य से है? भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। तो इसका सही उत्तर है मदुरई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। प्राचीन संगम काल के जिन संगम ग्रंथों का रचनाएं हुई उनको संगम साहित्य कहा जाता है। प्राचीन काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं हुई उनको संगम साहित्य कहा जाता है।
पांड्य राजाओं के संरक्षण के कुल 3 संगम आयोजित हुए थे। प्रथम संगम जो ऋषि की अध्यक्षता में मदुरई में, द्वितीय संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में कपाटपुरम में, तीसरा है नक्कीरर की अध्यक्षता में मदुरई में। पहले ही कहाँ हुई थी? मदुरई, दूसरी कपाटपुरम, तीसरी मदुरई। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को, जिनके दास भी शामिल होते थे, किस रूप में जाना जाता था? तो अभी ऊपर हम लोग ये नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो नहीं है। तो इसका सही उत्तर है हाँ आदिमई और कडेसियार। हाँ, ये डी ऑप्शन, कडेसियार और अधिमई। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है सालाभोग। मतलब चोल अभिलेखों के अनुसार जो विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि जो रहती थी उसे सालाभोग कहा जाता था। बिल्लन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के भूमि, ऐसे मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे, जिनके पास भूमि होती थी, उसे विल्लन वगई कहा जाता था। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी गई जमीन। सालाभोग अभी पढ़ा है, शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि। देवदान मंदिरों को दी गई भूमि। ओके। चोल काल के दौरान मुवेद वेलन एवं अरहियार की उपलब्धियां थी। मतलब मुदेव वेलन एवं अरहियार की उपलब्धियां थी। किसकी उपलब्धियां थी? तो जो धनी लोग भूस्वामी थे, भूस्वामियों की उपलब्धियां ये थी दोनों। ओके। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? रवि कीर्ति ने, तो रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के जो प्रशस्ति शासन की प्रशस्ति की रचना की थी। चालुक्य शासक थे जो। रवि कीर्ति के संबंध में ऐहोल अभिलेख से भी है। रवि कीर्ति का संबंध ऐहोल अभिलेख से भी है। यह चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कार्य भी था। कोंकण का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कोंकण का सूर्य मंदिर की नागर शैली से निर्मित है। इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध राजा नरसिंह देव ने करवाया था। ओके। कोंकण का सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेफाइट से निर्मित है। इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को साइट में जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है भगवान शिव को समर्पित है, बी। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर इसका दूसरा नाम है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। ओके। यह द्रविड़ शैली द्वारा बना है। राजराजेश्वर में बृहदेश्वर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके। यह भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर है विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। प्रवसरेन प्रथम और प्रवसरेन द्वितीय वाकाटक राजवंश के प्रमुख शासक में थे। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने 999 कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका सही उत्तर है चंदेल शासक जो थे उनके द्वारा 999 कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया। चंदेल शासक के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्थापना 9वीं शताब्दी में किसने की थी? नन्नुक के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। ओके, सॉरी, चंदेल वंश की स्थापना की गई थी, देख लेना।
टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत, लिखने में थोड़ी। राजधानी खजुराहो थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ओके, शॉर्ट फॉर्म MP। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? परम दिरदेव परमल। ओके, चंदेल वंश के दौरान निर्मित प्रमुख मंदिर: कंदारिया महादेव मंदिर एवं विष्णु चतुर्भुज मंदिर। कदमई राजवंश के तहत भू राजस्व का रूप है। किस राज मतलब तो चोल राजवंश के तहत भू कदमई जो है रूप है। कदमेर चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। विजयपाल 1850 से 1871 ईस्वी को चोल साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है विजयपाल को। ये देखते हुए चलना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किसका संस्थापक कौन है, यही ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं। इस साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। अंतिम शासक और किसने स्थापना की और सबसे स्ट्रॉन्ग शासक कौन था, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी राजवंश हैं उनमें से अगर कोई चीज़ पूछी जाएगी तो किसने स्थापना की और संस्थापक कौन था और सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा था और अंतिम शासक कब था, कौन सा था। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के समय सिंध प्रांत का तो राजा दाहिर थे। उस समय राजा दाहिर थे 711 इसके नेतृत्व से मतलब आया था। 711 मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ। इस आक्रमण के समय सिंध के पर दाहिर का शासन था। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो अल बुरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद अल बुरूनी द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखें देखा सजीव वर्णन है। ओके, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1152 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में तराइन का, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। द्वितीय युद्ध 1100 इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन का एक विभाग था। तो सैन्य सेना विभाग था ये दीवाने अर्ज। ओके, दीवाने अर्ज विभाग बलबन ने इसकी स्थापना की थी और इस विभाग के अध्यक्ष को आरिज एम मुमालिक कहते थे। ओके, सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासक के अन्य प्रमुख विभाग दीवाने रसालत, संबंधित पदाधिकारी क्या था? रसालत मुमकन, दीवाने इंसा, शाही पत्राचार से संबंधित इंसा ए मुमालिक और दीवाने विराजत वजीर मुमालिक। ओके, निम्नलिखित में किस वर्ष के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो इसका सही उत्तर है 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने के शासनकाल के वक्त वह ये थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बना रखा था। ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ऐबक का अर्थ। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मालिक एवं सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन इलबारी तुर्क का था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की, जिसका जो मतलब था ईश्वर की छाया। ओके, दिल्ली सल्तनत में से निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की स्थापना? तो इसका भाई सही उत्तर होगा गयासुद्दीन बलबन।
गयासुद्दीन बलबन ने ही सिस्ता और पैबोस की स्थापना की थी। तो इसका मतलब क्या था कि जब कोई राजा के दौरान में आएगा तो झुक के सलाम करेगा और उसके पैरों को चूमेगा। बलबन किससे संबंधित मुख्य तत्व? लौ एवं रक्त की नीति की स्थापना की थी। नवरोज एवं जो पारसी एक ये त्यौहार था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये सब नोट करते हुए चलना। नवरोज की स्थापना की थी। सिस्ता एवं पैबोस की स्थापना। दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग का गठन किया था। तुर्के कहलाने तुर्क के चहलगानी की जो 40सा दल था, दमन किया था इसने। जो 40सा दल था इसने उसको समाप्त कर दिया था। किसने? गयासुद्दीन बलबन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गयासुद्दीन बलबन ने ही 40सा दल का अंत किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? किस चीज का? गुप्तचर विभाग का। तो जो गुप्तचर का उस समय प्रमुख होता था उसे कहा जाता था बरीदे मुमालिक। ओके, पढ़ लेते हैं। गुप्तचर विभाग में का प्रमुख बरीदे मुमालिक। दीवाने इंसा जो साहित्य पत्रकार का सचिवालय से संबंधित था। वकीले दर ये राजा एवं गलीदों व्यक्तिगत कार्यों से प्रमुख रहता था। दीवाने अमीर कोही कृषि से संबंधित था। दीवाने दाद सुल्तान की अनुपस्थिति में मुजलिम की अध्यक्षता। जफर खां, अगला क्वेश्चन, जफर खां दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के प्रसिद्ध सेनापति थे? जफर खां, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। जफर खां दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के दौरान शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य में मंगोलों के अनेक बार आक्रमण किया था। जब मतलब शासन था अलाउद्दीन खिलजी का, तो उस समय ही मंगोलों ने बहुत बार आक्रमण किया था। ठीक है। मध्यकालीन भारत काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधार की दृष्टि से आरोही क्रम में से सही अनुक्रम है? इसका सही उत्तर है परगना सूबा। इसका सही उत्तर है बी, परगना सरकार सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य सूबा प्रांत में विभाजित था। प्रत्येक सूबे की अनेक इकाइयों में विभाजित था। इन इकाइयों को सरकार कहते थे। प्रत्येक सरकार का परगना में विभाजित किया जाता था। परगनों के अंतर्गत ग्राम आते थे। तो इसका सही उत्तर है परगना सरकार सूबा, क्योंकि आरोही क्रम में पूछा गया है, छोटे से बड़ा। समझ में आया? स्मॉल से बिग। ओके, इसका ये परगना सरकार सूबा। अगर अवरोही क्रम में पूछा जाता तो सूबा, सरकार और परगना, इसके आगे ग्राम। ठीक है। जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर शहर मोहम्मद बिन जौना खां की स्मृति में बसाया गया था। फिरोज खां तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य शहर जो थे फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद तथा हिसार था। हिसार और भी इसने बनाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है इब्न बतूता। इब्न बतूता प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को देश से संबंधित रखता था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। ओके। मोहम्मद बिन कासिम के दौरान इब्न बतूता दिल्ली के काजी नियुक्त किए गए थे। इसने इसी के शासनकाल में दिल्ली के काजी इसको इब्न बतूता का किताब उल रहला का संस्थापक है, मतलब लिखने वाला है। ओके,
जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के दौरान जो भी घटनाएं हुई उनको वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य को राजधानी दिल्ली से कहाँ से, मतलब पहले राजधानी कौन सी थी, बाद में दिल्ली बनाया। तो पहले दौलताबाद थी, फिर इसने अपनी जो राजधानी थी वो शिफ्ट कर दी थी दिल्ली, मतलब पहले दौलताबाद फिर दिल्ली शिफ्ट कर दी थी उसने। मोहम्मद बिन कासिम की अवधि क्या थी, 1325 से 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी कासिम निकलता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए गए निम्नलिखित हैं: राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरण, दोआब में कर की वृद्धि, खुरासान एवं कराचिल अभियान। ओके, तारीखी फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो जियासुद्दीन बरनी तारीख फिरोज शाही के लेखक थे। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? किताबुल अलबुरीनी, किताबुल रहला, इब्न बतूता, खजायत उल फुतू, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? एक चीज़ और कहा जाता है, इसको याद नहीं आ रहा है मुझे, अगर याद आ गया तो बता दूंगा अभी। ब्राह्मणों द्वारा जजिया पर सर्वप्रथम किसने लगाया था? जो जजिया मतलब टैक्स था, जो पहला किसने लगाया था ब्राह्मणों पर? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ओके, ब्राह्मणों पर प्रथम बार मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सरकार में 4 प्रकार के करों में जजिया कर, जक़ात दान से संबंधित, खराज भूमि से संबंधित, ये सब इम्पोर्टेंट है भाई, ये सब नोट करते हुए चलना, खुद से भी पढ़ने की कोशिश करना अगर मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि पता नहीं मुझ में क्या ऐसी कमी है जो मैं ये बात करते हुए अटक जाता हूँ। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक, या इल्तुतमिश? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इसके और जो कुस्मे शिकार महल दिल्ली में जो बना है, इसने बनवाया था। गुजरी महल हिसार में इसने बनाया था। इसारे फिजोई हिसार में इसने बनवाया था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब तैमूर ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन तुगलक महमूद उस समय दिल्ली का सुल्तान था। 1398 में तैमूर में आक्रमण किया था, तो उस समय नसरुद्दीन महमूद वो था सुल्तान वहाँ का। तैमूर के इस आक्रमण के बाद ये भी याद रखना, तैमूर ने जब आक्रमण किया तो तुगलक वंश नष्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, फारसी दूत अब्दुर रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देव राय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुर रज्जाक भारत आया था, जो कि फारसी दूत था। ओके, फारसी दूत अब्दुर रज्जाक देव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी दूत अब्दुर रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व से संबंधित भव्य सुंदरों मंदिरों में करता था। देवराज द्वितीय संगम वंश के सबसे महान शासक था। ओके, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस पर एक कृति की रचना की जिसमें आमुक्तमाल्यन के नाम से जाना जाता है? आमुक्तमाल्यन के नाम से जाना जाता है शासन कला। आमुक्तमाल्यन कृष्णदेव द्वारा तेलुगु भाषा में रचित है। आमुक्तमाल्यन कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से समान राज्य व्यवस्था शासनकाल पर आधारित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? पहला ऑप्शन है 8 महान सेनापति, 8 परमाणु और 8 तेलुगु कवि। ओके, अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि में पेस्टाना प्रमुख थे। पेस्टाना प्रमुख थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में
तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जब इनका शासनकाल था उस समय मतलब तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी याद रखना पॉइंट। सिकंदर लोधी ने किस वर्ष आगरा शहर की स्थापना की? एक तो देखो इससे दो क्वेश्चन होते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोधी ने की। और कितने ईस्वी में की? 1504 में। यमुना नगर के समय आगरा आप लोगों से बहुत सारे लोग गए भी होंगे, तो यमुना नदी के बिल्कुल जो ताजमहल बना है वो यमुना नदी उसके पीछे निकलती है, मैं तो गया हुई हूँ। 1506 में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी साम्राज्य की राजधानी भी बनाया था। आगरा शहर की राजधानी बनाने का उद्देश्य दोआब पर नियंत्रण करना और राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास को विफल बनाना था। ओके, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हमीदा बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय में सीढ़ियों के गिर से हुई थी। हाँ, हुमायूं की कब्र का वास्तुकाल मिर्जा गियास बेग था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? तो शेर शाह सूरी, जीटी रोड भी बनवाया था इन्होंने, देखो लिखा भी है आगे। एक मिनट, तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था। 1700 ईस्वी में सरायों का निर्माण भी करवाया था यात्रियों की सुविधा के लिए। इसने शेर शाह सूरी ने सराय का। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो इबादत खाने की जो श्रेय शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। ओके, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, दास प्रथा पर रोक 1562 में, तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त, मतलब जो कर लगता था तीर्थ यात्रा पर 1563 में वो कर दिया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में की थी। इबादत खाना की स्थापना 1575 में और महेजर की घोषणा 1589 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1882 में। सारी चीज़ें एक बार पढ़ते हुए चलना मेरे साथ आप भी। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? तो इसका सही उत्तर है फारसी भाषा में। तुजुक जहांगीरी का अन्य नाम जहांगीरनामा। तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा है, मतलब जहांगीर जो शासक था उसका आत्मकथा है। मुगल काल से संबंधित अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। तुजुक बाबरी तुर्की में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है। हुमायूं नामा फारसी में गुलबदन बेगम ने लिखी इसके यहाँ, और शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी। अलंकरण की कला जिसे पिएटा ड्यूबा पित्रादूरा कहा जाता है, इसके शासनकाल में किसके शासनकाल में लोकप्रिय थी? तो ये शाहजहां शासनकाल में लोकप्रिय थी। क्या नाम? जिसे पिट्टा एवं ड्यूबा पित्रादूरा कहा जाता है। शाह की शासनकाल की अवधि क्या थी? 1627 से 1658। शाहजहां ने शासनकाल को मुगल वास्तुकला की स्थापना स्वर्ण युग को संज्ञा दी जाती है। इतावनी भाषा का शब्द है यह इतावनी, ये जब पिएटा और ड्यूरा जो इतावनी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है कठोर पत्थर, कीमती पत्थरों पर जड़ाई का कार्य। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की मतलब जो अवधि थी 1707 से 5 साल इन्होंने शासन किया। और बहादुर शाह प्रथम की शासकीय क्षमता के अभिरुचि न होने के कारण शाह बेखबर के नाम से जानता है। ठीक है,
जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के उपन्यास से जाना जाता है। ओके। अकबर द्वितीय के अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्राप्त की थी। इनको राजा राम मोहन राय कहते हैं ना। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन का क्रम निम्न से कौन सा है? तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, ये तो मुझे पता है। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीख लो, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। ओके। और दूसरा डच सेम है, तीसरा अंग्रेज। तो अब हमें फ्रांसीसी और इनमें देखते हैं, डेन में। तो डेन पहले आए थे, नहीं डच तो दूसरे आए थे ना, तो इसमें तो डेन पहले कर दिए हैं ना, तो यही उत्तर होगा, डच वाला पहला। यही है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। वास्को डिगामा आया था सबसे पहले 1498 में, कालीघाट पहुंचा था ये, भारत के पोर्ट पे पहुंचा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरा ब्लू वाटर तथा ब्लू वाटर से न्यू फ्रांसीसी डी अल्मीडा था। ओके, अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फाजो डी अल्बुकर्क था। ओके। भारत काल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना निम्न में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने वाला। ओके। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। अन्य महत्वपूर्ण तत्व इसके देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव ने प्रासिक युद्ध 1757 से संबंधित है। काउंट लाली वांडीवास के युद्ध फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता था। कॉर्नवालिस भारत के न्यायिक संगठन के संस्थापक थे। कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा और जो यूपीएससी है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। ओके। पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान थे। ओके। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य परिणाम अफजल शाह अब्दाली जीत गया था। ओके, अहमद शाह अब्दाली सॉरी। पानीपत के तृतीय युद्ध के मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ तथा विश्वास राव द्वारा किया गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध के अवध के नवाब साउदुद्दौला तथा नजारुद्दौला रुलैया भी थे। ओके। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। शिवाजी और जय सिंह प्रथम, अगला क्वेश्चन, शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि हस्ताक्षर मतलब कब की गई थी? तो 1659 में ये की गई थी। ऑप्शन डी 11 जून 1659 जय सिंह और तथा छत्रपति शिवाजी के बीच में की थी। पुरंदर की संधि मुगल शासक औरंगजेब, पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक औरंगजेब था। जय सिंह प्रथम और तीन मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। जय सिंह प्रथम मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाला शासक। जय सिंह प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। इसे मिर्जा राजा भी कहा जाता था। इसने किसने दी थी? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मराठा वंश की प्रसिद्ध शासक था? तो इसका सही उत्तर है मराठा वंश के तो छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, बी ऑप्शन सही है इसका। मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक संभाजी, उनके बेटे राजा राम साहू थे छत्रपति महाराज से। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई,
राजनीतिक गुरु दादोजी कोटदेव, आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदेव। राज्याभिषेक कब हुआ था इनका? जून 1674 में। राजधानी क्या थी इनकी? रायगढ़, राजगढ़। मृत्यु 1680 में रायगढ़ में। ओके। शिवाजी ने मंत्रिमंडल के अंतर्गत 8 मंत्री अष्टप्रधान थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो भैया इसका सही उत्तर है जेम्स ऑगस्टन हक्की, बी ऑप्शन। इसने ही प्रथम समाचार पत्र प्रसारित किया था। भारत में प्रथम समाचार का बंगाल बजट अंग्रेजी भाषा में। ओके। बंगाल बजट का प्रकाशन 1780 में कलकत्ता में हुआ था। संपादक जेम्स ऑगस्टन हक्की था। दीनबंधु मित्र नील दर्पण बांग्ला नाटक के संस्थापक थे। नील दर्पण की रचना अवधि क्या थी? 1858 से 1859 के बीच में था, मतलब यही था लगभग में। 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका सही उत्तर है खिलजी वंश। ओके। दिल्ली वंश अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया जिन्हें तक ये टोटल मतलब दिल्ली सल्तनत का टाइम लाइन है। पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ओके। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? कुतुबुद्दीन। और चौथा ऑप्शन क्या है? सॉरी एक मिनट। हाँ, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। क्योंकि ये मतलब इल्तुतमिश के बेटे थे, उनसे ज़्यादा मतलब ये हर चीज़ में उनसे आगे थी, इसलिए ये शासक बनी थी। और ये 4 साल तक रही थी और इसकी हत्या कर दी थी। 1236 में ये बनी थी और 1240 में इसकी हत्या कर दी थी। इसके रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास में पहली शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्यागकर पुरुषों के समान कोट तथा कुला टोपी पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। रजिया ने की शादी अल्तुनिया में इसे कैद कर लिया था। इसने ही भटिंडा में कैद कर लिया था अल्तुनिया ने इसे। तो भटिंडा में फिर इसने रजिया सुल्तान से शादी कर ली थी। वहाँ से आते वक्त ही डाकुओं ने इसके बीच में हत्या कर दी थी। और भी पॉइंट याद नहीं है। मोट की मस्जिद, अगला क्वेश्चन है, मोट की मस्जिद किस शासनकाल में बनवाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। मोट की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री वजीर मियाँ बुआ ने कराया था। हौजे सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। हौजे सुल्तानी जो एक बड़ा जलाशय था उसका मतलब सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। महत्वपूर्ण तुर्के चैलगानी का अंत किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ऊपर पढ़ा था हमने लोग, जो 40 लोगों का संगठन था। इल्तुतमिश ने ही बनाया था। गुलाम के गुलाम भी कहते थे इनको। ओके। दिल्ली का कुलबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तुलु वंश के थे। कृष्णदेवराज तुलु वंश के एक महान शासक थे। ओके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एंड बुक्का ने की थी। 2 नामक भाइयों ने 1336 में की थी। तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेवराज तुलु वंश से संबंधित हैं या मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। ओके। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। कितने में? 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ठीक है, इब्राहिम लोदी के दौरान बाबर जीता था। इसमें खानवा का युद्ध था 1527। मुगल संस्थापक बाबर और चित्तौड़ के राजा नरेश
राणा संघा के मत। ओके, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 15 मुगल बाबर और चंदेरी के संस्थापक मेदिनी राय के मत। घाघरा का युद्ध 1529। मुगल संस्थापक बाबर और महमूद लोधी के नेतृत्व वाली बिहार तथा बंगाल में सायुध अफगान सेना के मत। ओके, अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर ने के बारे में कौन सा कथन गलत है? जब वह सिंहासन पर बैठा उसकी वर्ष 18 वर्ष थी, उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की, उसने 1499 राज सिंहासन प्राप्त किया, वह पहला मुगल सम्राट था। कौन सा गलत है? एक चीज़ भाई के ध्यान रखना, जब पेपर देते समय ये बहुत सी इसमें डाउट हो जाता है। आप लोग कभी कभी ऐसा पूरा क्वेश्चन सही से ना पढ़ो तो ऐसा कौन सा, अब जैसे पहले ये इसका ये तो इसे ऑप्शन इसमें तो ये सही है पहला ही, तो अगर सही वाला पूछा, अगर धोखे से इसमें सही वाला पहले आपने सोचा सही वाला है तो ये टिक करके चले आओगे, लेकिन इसमें गलत पूछा है। ये तीनों सही हैं और ये वाला गलत है। 18 वर्ष नहीं थी उसकी उम्र। ठीक है। मुबैयन नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर नामा तुर्की भाषा में कृत संकलन है। बाबर की युद्ध 1530 में आगरा में हुई थी। शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया। कब हराया? तो 1539 में शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया। भारत का सूर राजवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी शासनकाल 1540 से 1545। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध के दौरान हुमायूं को पराजित किया था। सम्राट ने मोहम्मद हुसैन उल कातिब कश्मीरी को उसकी सुंदर लिखावट के लिए जरीर कलम एवं स्वर्ण कलम की उपाधि से किसने सम्मानित किया? तो अकबर ने सम्मानित किया था। किसने? मोहम्मद हुसैन को। ओके, अकबर के मुगल सम्राट के दौरान इसका जन्म मुगल सम्राट वंश के सम्राट था। इसका जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। इसकी मृत्यु 1605 में हुई थी। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी एवं बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक ने दीन इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म का शुरुआत की? तो कौन सी दीन इलाही की स्थापना किसने की थी भाई? इसने की थी। किसने? अकबर ने। 1582 में स्थापित धर्मों से दो धर्मों में से सभी धर्मों से मूल तत्व के विचारों एवं सम्मिलित किया गया था। दीन इलाही का धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति बीरबल था। ठीक है, अकबर के दरबार में ही बीरबल रहते थे और सलाहकार थे इनके। मुगल बादशाह की अकबर की मृत्यु के निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो अकबर की मृत्यु अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने 1605। तो ठीक है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में आगरा के पास सिकंदरा में दफना गया था। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए भाई, कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सिकंदरा। अभी तो पढ़ा भाई, यही तो लिखा है, सिकंदरा में दफनाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार। और जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। ओके, दारा सिकोई के पिता का नाम क्या था? तो दारा सिकोई के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिकोई और सासुआ एवं मुरादबख्श। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका सही उत्तर है 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच
हुई थी। इसमें मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय 1556। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण, मस्जिद किस मुगल शासक ने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है शाहजहां, पहला ऑप्शन। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, अकबर। मोती महल दिल्ली, शाहजहां। दीन पनाह भवन हुमायूं। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर औरंगजेब ने बनवाई थी। दीवाने अर्ज एवं दीवाने खास लाल किले के अंदर शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? तो रायगढ़ में ही इनको छत्रपति के नाम, मतलब इनके साथ जोड़ा गया था, उपाधि दी गई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1674 में रायगढ़ के किले पे किया था। इस अवसर पे ही शिवाजी को छत्रपति की उपाधि की गई। आई होप कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा देख लो। और मैं धीरे धीरे अपने मतलब ये वॉइस का लैकिंग जो इम्प्रूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। और ऐसे ही पूरे हम लोग हिस्ट्री ख़त्म करेंगे और सारी चीज़ें ख़त्म करते हुए चलेंगे। तो आज के मैंने कहा था कि 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी हिस्ट्री, तो आज 200 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। अब कल इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं कल ख़त्म हो जाएंगे। और वो बीच में लैग आने की वजह से आज का वीडियो 2 पार्ट में आपको मिलेगा, एक थोड़ा सा छोटा और एक आज का ये दूसरा। ओके, तो ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो जो भी SSC GD और MTS का स्टूडेंट है उसके साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बीच से बस देखता हुआ सुनता हुआ चलेगा तो भी बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल आपको वीडियो मिल जाएगा, कल से हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जो भी पॉलिटी शायद मैं शुरू करूँगा तो पॉलिटी शुरू कर लेंगे उसके बाद। और फिर 27 के बाद तो मैंने बताया तीनों सब्जेक्ट एक साथ शुरू कर दूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, सर्दी में बाहर ज़्यादा ना निकलिए। और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिसके साथ शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।